चूंकि वहाँ पे अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि जो उसके वहाँ पे बेसेस हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर हैं, वो पहले भी सिक्योर थे। लेकिन बेसिकली जो ये इश्यूज है वो ईरान और इजराइल के बीच में है। अब दोनों के बीच में जो रिलेशन है अमेरिका और इजराइल के बीच में वो अनकंडीशनल रिलेशन है, मतलब उसमें कोई कंडीशन है नहीं। जब कंडीशन नहीं है तो उसमें होता है कि भाई दो कंट्री है और एक ही उसकी आत्मा है। और ये जो सीज फायर था, ये बेसिकली सीज फायर में जो ओरिजिनल जो स्टेटमेंट्स आए वहां पे जो लोग जमा थे इस्लामाबाद में जी, तो उसमें तो कहा गया था कि भाई 40 दिन के लिए हो, लेकिन इसको रिड्यूस करके 2 हफ्ते का किया गया। फिर उसमें ये स्टेटमेंट भी दिया गया और वो उसमें अमेरिका को भी बताया गया कि इसमें लेबनान भी इंक्लूडेड है, इसलिए कि लेबनान जो है इस लड़ाई में जो कूदा है वो ईरान के कारण कूदा है। तो ईरान अकेला नहीं है, ईरान है, हुथी है, आपके वहां पे हिजबुल्ला जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये 3 लोग हैं। तो अगर जंगबंदी होती है तो ये तीनों के तरफ से होती है। मतलब अभी जैसे इजराइल ने अटैक बंद कर दिया ईरान पे, तो वो अटैक आपके लेबनान पे भी बंद होना चाहिए। इसीलिए हुआ ये कि जो ईरान की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई जी। और दूसरी चीज ये है कि जब अमेरिकन जो आपके जो स्टेटमेंट थे, खास करके जेडी वांस जी और जो व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है लेडी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया जो कि गलत स्टेटमेंट दिया। उसमें यह कहा कि नहीं, इसमें लेबनान इंक्लूडेड नहीं है जी, जबकि ईरान जो है बगैर लेबनान के इंक्लूड की एग्री नहीं करता जी। तो ये एक परेशानी आ गई, फिर दोबारा, मतलब जहां पे पहले सिचुएशन थी वही सिचुएशन आ गई। हाँ। और इसमें जो बीच में लोग थे, पाकिस्तान वगैरह जो कंट्री वहां पे है, अब इनके लिए समस्या आ गई कि अब इन्होंने तो करा दिया सीज फायर जी, लेकिन आप फिर जो है बैक जा रहे हैं। और हो सकता है कि अब जो वहां पे दंगा हो या जो लड़ाई हो ईरान और इसके बीच में जी, वो डेंजरस हो। इसलिए कि आपने देखा कि जो सीज फायर पहले हुआ था लेबनान में लास्ट 2 साल पहले, वो भी उसका भी ब्रेक डाउन हो गया। जो गाजा में हुआ था उसका भी ब्रेक डाउन हो गया। तो सीज फायर तो तभी मुमकिन है हाँ, जब दोनों के बीच में ट्रस्ट है। और आप देखेंगे कि ट्रंप का जो दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने जब सीज फायर किया जी, तो सीज फायर करने के पहले उन्होंने इजराइल में फोन किया, नेतन्याहू साहब से बात किया। अब वो क्या बात किया ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब तक के वहां पे इजराइल को नहीं रोका जाए तब तक के वहां पे सीज फायर होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेजर मोहम्मद अली शाह, तो ये हो गया, लेकिन लॉजिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। मेजर शाह साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, पोजीशन बदल गया है, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि कुछ आसार नजर आ रहे हैं? 2 हफ्ते का युद्ध विराम तो लगा हुआ है, लेकिन इस बीच जिन शर्तों पर ये युद्ध विराम हुआ था वो शर्तें मानी नहीं जा रही हैं। आगे के रास्ते कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? जी सना जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आगे क्या होगा ये सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं कि फरवरी पहले हफ्ता में, यानी कि मेरे ख्याल से 4 फरवरी थी वो तारीख जी, जहां पर अमेरिका और इजराइल के बीच में एक मीटिंग हुई थी और दोनों पक्षों ने कहा था कि अच्छी शुरुआत हुई है, डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और इस बात को आगे बढ़ाया जाए, बढ़ा रखते हैं इसको, और बातचीत जारी रहनी चाहिए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस शुड बी ओपन। तो बातचीत चालू थी। हो सकता था कि लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि शांति आ जाए, क्योंकि उससे तकरीबन 1 महीने से पहले अमेरिका ने भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट कर रखा था ईरान के आसपास। गल्फ ऑफ ओमान में यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा था, इब्राहिम लिंकन सपोर्टिंग शिप्स, वेसल्स, वहां पे पूरी तैनाती थी उनकी। क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा या नहीं करेगा, उनके 1 महीने से पहले चल रहा था। रोज आज की रात महत्वपूर्ण रात है इस तरीके से। और इस बातचीत के दौरान हमें खबर मिलती है कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया, ये ईरान पे हमला कर दिया। ईरान की टॉप लीडरशिप मार दी, उनके सुप्रीमो साहब, उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब, उनके IRGC के चीफ, मतलब अनगिनत पूरी लीडरशिप वहीं पे खत्म कर दी इनने मिलकर। ईरान बन गया घायल शेर। ईरान ने दबातोड़ हमले शुरू कर दिए, चाहे कुवैत की में हो, जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग की बेसिस पे हो अमेरिका की, चाहे बहरीन में हो, चाहे कतर में हो, UAE में, जहाँ पे ऑफिशियल सैन्य बेस भी नहीं है, मगर ये चलता रहा। अब तक तकरीबन 3000 ईरानी लोग मारे गए जी हाँ। और लेबनान की बात करें, कल जब सीज फायर हुआ तो मैंने अनुमान लगा दिया था अगर ये 2 हफ्ते चलता है सीज फायर, तो 2 हफ्ते क्या, पहले दिन ही कुछ चंद घंटों में ही
इजराइल की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जी। इजराइल की तरफ से मिसाइल दागे गए, लेबनान के अंदर उन्होंने बोला हम हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, 254 लोग मारे गए, 1165 लोग घायल हैं। जी। और अगर ये सीज फायर की बात होती है, हालांकि लेबनान की तरफ से इसका कंसर्न आया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बोला कि नहीं, लेबनान इंक्लूडेड नहीं है सीज फायर में। और उस टाइम पे मैं, जब ये खबर ब्रेक हुई कि ऐसा हो रहा है, मैं एक नेशनल टेलीविजन चैनल पे लाइव था, तो उन्होंने बोला कि इजराइल को माननी पड़ेगी अमेरिका की बात। अरे अभी भी हमले हुए हैं, ब्रेकिंग न्यूज आई है, अब कैसे मान ले वो? तो ये सीज फायर जो है ना, इट्स बेसिकली ए शैम। अब पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, मैं आपको ये बड़े मजाहिया बात आता हूं मैं। पाकिस्तान बेसिकली प्लेड द रोल ऑफ अ पोस्टमैन, जो पियन होता है ना, पियन, कि भाई तुम ये कर दो, हाँ हाँ हम ये कर देंगे। तो मैं आपको ये साबित कर देता हूं, अमेरिका की तरफ से ड्राफ्ट आता है पाकिस्तान के पास में जी, और उसे ट्विटर पर वैसे हूबहू पोस्ट कर दिया जाता है। उसको कॉपी पेस्ट कर दिया इतना जी, आप मानोगे यार अगर नकल करनी है, नकल के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है ना। अब अगर मैं इम्तिहान दे रहा हूं, और इस मुद्दे पर दो तरह की बातें हो रही, कोई तो इस पाकिस्तान के इस मीडिएशन को मान रहा है, कई लोगों को कहना है कि उसे ड्राफ्ट के तौर पर हूबहू पेश कर दिया गया, यानी कोई ये कठपुतली पाकिस्तान रोल अपना अदा कर रहा है, कठपुतली के तौर पर। और मैं चाहूंगी कि एसएस पठानिया साहब, आपको क्या लगता है कि एक तरफ बातचीत की मेज जो है उसकी तैयारी हो रही है, फ्राइडे को बातचीत होनी है इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने जो शर्तें रखी थी उसमें यह भी था कि लेबनान पर अटैक ना किया जाए, अभी इजराइल कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ ये है कि नेतन्याहू ने अभी कुछ चंद घंटे पहले कहा है कि विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक हिजबुल्लाह, वो बंद नहीं करेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है वो ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं? उधर हम दूसरी तरफ ये भी देखें कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था लेकिन फिर बंद कर दिया। ये सीज फायर सना जी टूट चुका है, ये लागू होने से पहले टूट चुका है, और ये बहुत ऑब्वियस था। एक बहुत बड़े चाइनीज वॉरफेयर के एक्सपोनेंट रहे हैं सुन त्सू, उनका ये कहना है कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। और डिसेप्शन क्या है? आपने अपने एडवर्सरी का परसेप्शन मैनेजमेंट करना है एंड टिल द डिसीजन ऑफ वॉर इन योर फेवर। अभी अगर हम ईरान की वो 10 शर्तें देखते हैं जिसकी अब बात चल रही है, उसके अंदर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। शर्तें वो रखता है जो जीत रहा हो, और मेरे को तो कहीं नहीं लग रहा था कि ईरान कहीं जीत रहा है। एक दिन पहले अमेरिका ने एक हिस्टोरिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर 176 जहाज ईरान की टेरिटरी के अंदर डाल के 320 किलोमीटर के करीब वो अपने पायलट को बचा के ले जाते हैं, और हम कहते हैं जी ईरान जीत रहा है। बहुत सी कंट्री में सेलिब्रेशन हो रही है कि ईरान इज विक्टोरियस। तो ये ट्रंप जो ये सारा परसेप्शन मैनेजमेंट हो रहा है, इस पे कोई भी दम नहीं है। और द बॉटम लाइन ये है जी कि ईरान जो है वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो रखा है। अभी ट्रंप ने क्या चाल चली, उन्होंने दुनिया की जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो आस्ते आस्ते, आप खाड़ी के देश ले लीजिए, यूरोपियन देश ले लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, वो आस्ते आस्ते ईरान के खिलाफ हो रही है। और इसके अंदर अगर ट्रंप जो उसने प्लान किया था कि मैं इनको पछाड़ युग में ले जाऊंगा, तो उसका मतलब है कि मैसिव एयर स्ट्राइक हैज टू बी डन। और मैसिव एयर स्ट्राइक के लिए अब ट्रंप को लोग कल बोलेंगे जी वो वॉर क्रिमिनल था, तो इज क्रिएटिंग सच ए सिचुएशन वेयर ईरान कैन बी प्रोजेक्टेड एज ए विलेन। अभी हॉर्मुज स्ट्रेट का सीज फायर के बाद टोटल 4 जहाज निकले हैं वहां से, 4th शिप ओनली जी, और उनमें भी कोई भी ऑयल टैंकर नहीं था। जब आपकी नीयत ही ठीक नहीं है और आप बताना चाहते हैं कि आप विक्टोरियस हैं, आपका कोई कमांड एंड कंट्रोल है ही नहीं, आपकी लीडरशिप में क्राइसिस है, आईआरजीसी अपने तरीके से काम कर रही है, और इनकी जो सारी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी थी इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स वो खत्म हो रही है। तो अमेरिका ने एक बड़ी अच्छी चाल चली है, ट्रंप ने, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया, और इसमें पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं जी, कल मैं देख रहा था टीवी पे, बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े एनालिस्ट, मिलिट्री डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट, वो सब ट्रंप को कर्ज कर रहे हैं कि ट्रंप ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ। और ईरान जो है दैट इज सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ ए विक्टोरियस एंड सेलिब्रेशन आर गोइंग ऑन। कुछ नहीं होगा। हाँ। अभी आप कुछ दिनों में देखिए एक बहुत बड़ी मैसिव एयर स्ट्राइक विल बी डन,
उनके ऊपर जो है मासिव बम्बार्डमेंट हो चुकी है। इनकी जो रेलवे लाइन है जी वो कैश्मीर से उसके ऊपर भी इन्होंने बमबारी शुरू कर दी है। और उसके बाद इनका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इनके जो पावर प्लांट्स हैं, इनके जो ब्रिजेस हैं और इनके जो वाटर प्लांट हैं। अमेरिका को ये भी पता है कि ईरान ने रिटेलिएट करेगा और खाड़ी के देशों पे इन्हीं टारगेट के ऊपर अटैक करेगा। तो खाड़ी के देशों ने तो अमेरिका पर दबाव बनाया होगा ना कि ईरान उन्हें अटैक कर रहा है, कुछ तो किया जाए। देखिए ईरान की अभी आप ये देखिए कि ईरान ने यूएई के अंदर इजराइल से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन दागे हैं। ठीक है, इनका जो डिफेंस प्रोटेक्शन है, इनके जो इंटरसेप्टर है या एंटी डिफेंस ड्रोन और मिसाइल सिस्टम है, वो अभी भी काम कर रहा है टुवर्ड्स समथिंग अराउंड 94%। मान लीजिए अगर इसके पास ये डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो 100 के 100 ड्रोन या मिसाइल्स आपके अंदर गिर रहे थे, वो उनको पता है। और ये दुनिया में, ये मेरी फिगर नहीं है, अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे दैट हाउ मच इफेक्टिव दैट एंटी डिफेंस। और इजराइल का देखिए, इजराइल को यूएसए बोलेगा तुम जारी रहो, हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं, देते ना, हम तो मानता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है, ईरान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो भी एक किस्म का। ठीक है, एसएस पठानिया साहब ने जो बात कही, मैं अर्शी साहब से ये समझना चाहूंगी कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? सीज फायर, पठानिया साहब का ये कहना है कि सीज फायर टूट चुका है, और दूसरी तरफ इसमें कोई चाल है अमेरिका की। नहीं, ये कर्नल पठानिया ने जो बोला कि चाल है अमेरिका की, ये तो हाँ। बात सही है, हाँ। लेकिन इन्होंने जो एक सीन क्रिएट किया, ईरान हार जैसे चुका कि ये वार ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और वहां पे ईरान हार चुका है और इतने उसके मिसाइल खत्म हो गए, हाँ। ये तो ऐसी न्यूज है जैसे फॉक्स न्यूज में आते हैं ना, लोग बोलते हैं तरह तरह के। अब मैं आपको एक डेटा देता हूं जी। ये लास्ट ईयर जब बॉम्बिंग हुई थी, आपको याद होगा 12 दिन की जी, तो ईरान ने अपने सिर्फ 2-3 तरह के मिसाइल इस्तेमाल किए थे। और खुद टाइम्स ऑफ इजराइल में जो इजरायली आपके न्यूज़पेपर एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, वो है हमारे पास जी, कि 100 में 14 मिसाइल गिर गए वहां पे, मतलब 14%। अभी न्यूज क्या आ रही है कि भाई 5% गिर रहा है, 2% गिर रहा है। अगर 2%, 5% गिर रहा है तो ये सीज़फायर होना नहीं चाहिए था। भाई वहां पे जो सिचुएशन बन रही है वो तो एक वन वे दिखाया जा रहा है कि ईरान में क्या डिस्ट्रक्शन हो गया और वहां पे लेबनान में क्या हो गया जी, लेकिन जो एडवर्सरी है वो उसका तो दिखाया नहीं जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ईरान इस बात को जानता है कि हम पर मैसिव अटैक होगा, अचानक होगा अटैक, ये इनको पता है जी। और पूरे दुनिया ने ये देख लिया। देखिए जब भी वार होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि डिनाइल की कैपेसिटी, मतलब मैं ये क्रिएट करूं पूरे न्यूज में कि आप मुझे हरा नहीं सकते, आप हार जाएंगे। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिनाइल। इसमें अमेरिका फेल कर गया। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ आपके रिटेलिएशन, कि भाई आप रिटेलिएट नहीं कर सकते। जंग होने के पहले ये इनको कहा गया अमेरिकन को कि सिर्फ एक हफ्ते का मामला है जी, मैं सारे टॉप लीडरशिप को मार दूंगा। उन्होंने ये किया, लेकिन वो उसके बाद रिटेलिएशन किया ईरान ने। नॉट ओनली रिटेलिएशन, एक थर्ड स्टेज है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट जी, मतलब स्टेज पे उसने पनिश किया। तो इसीलिए ये कहना कि उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, ये बिल्कुल ही फैक्चुअली, लॉजिकली, टेक्निकली गलत होगा। ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ईरान जो है ये अपने रिजीम चेंज के लिए नहीं लड़ रहा है, बिल्कुल, और ये कोई आपके मिसाइल को रखने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है। ईरान का जो ये है, ये डिफेंसिव रियलिज्म है जिसमें वो एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। आप ये बताइए कि गल्फ कंट्रीज में कौन कंट्री इंडिपेंडेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी में? भाई ईरान, पाकिस्तान भी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट नहीं है जी। और जो इंडिपेंडेंट लोग थे उनको खत्म किया गया, जैसे लीबिया को किया गया, सीरिया को किया गया, इराक को किया गया, येमेन को डिस्टर्ब कर दिया गया। तो ईरान जो है वो अपने इंडिपेंडेंस और एग्जिस्टेंस के लिए डिफेंड कर रहा है।
मैंने पहले भी आपको कहा था आपके टीवी पे जी कि फ्यूचर में क्या होगा ये तो मालिक को पता है, जी लेकिन एज ए एनालिस्ट मैं ये कह सकता हूं कि जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है, जो अभी का एक्सपीरियंस है, जी उसमें यह है कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो अगर अपना नुकसान हो रहा है उसका, तो इस पोजीशन में है कि वो अपने एनिमी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है भाई। ईरान एक छोटा सा कंट्री है, कमजोर कंट्री है, सैंक्शन में है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में देना होगा। मोहम्मद अली शाह साहब, जैसे कि पठानिया साहब ने कहा, अर्शी साहब ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, और ईरान के लिए ये कहा जाता रहा शुरुआत से कि वो लड़ेगा, अपने वजूद की लड़ाई लड़ेगा, और वो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पठानिया साहब ने जो बात कही, क्या आप उससे सहमत हैं? असहमति तो जताई है अर्शी साहब ने, आपका क्या इस पर रिमार्क होगा? देखिए, सहमति असहमति की बात नहीं है। देखिए, युद्ध में ऐसा होता है ना कि कोई नहीं, सना जी, कोई नहीं जीतता है, सब हारते ही हैं, और नुकसान सबका ही होता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था कि युद्ध में फायदा किसी का नहीं होता है, सब हारते ही हैं, सबका नुकसान होता है। हाँ, किसी का ज्यादा नुकसान होगा, किसी का कम होगा, लेकिन नुकसान होगा दोनों का। अब बात करते हैं कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। देखिए, हार जीत की बात नहीं है, लेकिन अमेरिका ने ईरान का बुरा हाल कर दिया है, लेकिन ईरान ने हिम्मत नहीं हारी। ईरान भी फिर भी मार रहा है जी अमेरिका को। और आप अगर कैजुअलिटी वाइज देखें, हाँ मैं मानता हूं कि ईरान में 3000 के करीब कैजुअलिटी हुई है, फेटल यानी कि मौतें हुई हैं। जी अमेरिका में इतनी मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन आप जानमाल देखिए, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस चुके हैं। ये होता है कर्मा। जी उन्होंने सांप से दोस्ती करी ना, जंग हारने के बाद, ऑपसिंदूर में जंग हारने के बाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया, मैं उसको फील्ड मार्शल बोलता हूं बेसिकली, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खूब दोस्ती की, माय फेवरेट फील्ड मार्शल करके 3 महीने में 3 बार बिरयानी खिला दी व्हाइट हाउस में, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पर ये भी मैं जोड़ना चाहूंगी कि दुनिया अभी पाकिस्तान का नाम ले रही, भले ही वो ड्राफ्ट मैसेज को अगर छोड़े, कल बातचीत भी तो हो रही है, ये भी तो हकीकत है। अर्शी खान साहब और कर्नल पठानिया साहब दोनों से मैं चाहूंगी कि इस पर आपका रिएक्शन क्या है। बातचीत तो हो रही है, टेबल पर लोग वहीं तो जा रहे हैं, इस्लामाबाद में ही बातचीत हो रही है, तो पाकिस्तान की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं अर्शी खान साहब और कर्नल पठानिया साहब? पठानिया साहब, पहले आपका जवाब। देखिए, मैं एक सेकंड साहब, अर्शी खान साहब एक सेकंड, पहले पठानिया साहब का जवाब आ जाने दीजिए। देखिए, पाकिस्तान को एक बहुत बढ़िया मौका मिला था जहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट कर सकता था, अपने मजबूत रिश्तों को ईरान के साथ, यूएसए के साथ, चाइना के साथ, बिकॉज चाइना की इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और वो एक बहुत बड़ी उनके लिए विक्ट्री थी उस नेशन के लिए जो पूरी तरह से टूट रहा है, फेल्ड नेशन है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जो आज की डेवलपमेंट है, कि वो जो लाइमलाइट उनको मिल रही थी और एक जो विक्ट्री वो क्लेम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर पंक्चर आ गया है अभी। उसके अंदर ये जो ड्राफ्ट लेटर वाली बात, वो एक है। और दूसरा, अगर ये वहां पे कल को बात भी होती है, आप ये मान के चलिए एश्योर्डली दैट दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। और मीडिएशन का मतलब है कि दैट एम मस्ट बी अचीव्ड, और एम तो अचीव होने वाला है नहीं। ठीक है, अर्शी खान साहब। देखिए, ये जो सीज फायर है, पाकिस्तान इसमें सामने है, लेकिन पाकिस्तान बेसिकली क्लाइंट है आपके सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया को कंट्रोल करता है अमेरिका, अमेरिका को कंट्रोल करता है इजराइल। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वॉर हुआ है और जो सीज फायर, जो फेक सीज फायर है, इसमें 2-3 चीजें हुई हैं जो मैं बताना चाहता हूं जी। पहला चीज ये है कि जो गल्फ कंट्रीज का जो एक ऑरा था वो खत्म हो गया।